पत्र प्रेम, एक प्रेम कहानी, भाग 1। वो शाम, ये उनकी पहली मुलाकात थी। वो एक अपने लोगों की मुलाकात थी जिसको सामाजिक सभा नाम दिया गया था, ताकि एक निश्चित लड़का एक निश्चित लड़की से मिल सके और तय कर सके कि वे एक निश्चित वो बनाने में सक्षम होंगे कि नहीं। जी हाँ, ठीक समझा आपने। एक पार्टी थी जिसमें सभी रिश्तेदार, पड़ोसी और पारिवारिक दोस्त शामिल हुए थे, लड़की और लड़के को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने के लिए। घबराहट, भय, उत्तेजना, ये सब कुछ था उस पार्टी में। सभी छोटी बड़ी भावनाओं का एक छोटा सा संयोजन। घर में बनी मिठाइयों और नमकीन की महक से घर महक रहा था और खुशबुओं से भरे उस वातावरण में सभी के चेहरे चमक रहे थे और उनकी खुशी छलक छलक कर बाहर आ रही थी। हर कोई खुश था क्योंकि उस परिवार की नई पीढ़ी का पहला विकेट गिरा था। जी हाँ, ठीक समझा आपने कि परिवार की बड़ी बेटी की शादी का आयोजन था। हाँ, वो 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और इसलिए उनकी दीदी की सगाई की खुशी उनके चेहरों पर साफ देखी जा सकती थी। और सभी भाई बहन खुद को विशेष समझते हुए मेहमानों की भीड़ में इधर उधर चहकते फिर रहे थे और सभी से हंस हंसकर मिल रहे थे। जबकि हर कोई बहुत ज्यादा उत्साहित था, वो तनावग्रस्त, घबराई हुई और थोड़ी डरी हुई भी थी। वो सहमी सहमी सी घबराई आंखों से उस पार्टी की रंगीनियों को देखकर मन ही मन खुश थी कि वो सब कुछ उसके कारण ही हो रहा था। गोल्डन बॉर्डर वाली सफेद साड़ी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। लंबे चमकदार काले बाल जो उसकी पतली कमर तक पहुंच गए थे, आधे पोनीटेल में बंधे हुए थे। उन्होंने उसे सीधे 90 के दशक की फिल्म की नायिका की तरह बना दिया था। मासूम से दिखने वाली, बहुत ही शांत और संतुलित लड़की। उसकी आंखों में काजल बता रहा था कि इतना काला और इतना गहरा काजल भी इतना सुंदर लग सकता है। मेकअप का हल्का स्पर्श, लेकिन वह बिना मेकअप के ही एक अद्भुत महिला थी। अगर गौर से देखा तो उसके आत्मविश्वास से भरे हाथ हल्के हल्के कांपते और माथे पर न केवल छोटी छोटी बिंदी बल्कि पसीने की छोटी छोटी बूंदें भी दिख रही थी। उसकी दिल को थाम देने वाली मुस्कान थी, आज कुछ डगमगा रही थी। वह अपने आप को रोक नहीं पाई और यादों की गलियों में चली गई, जहां उसे उसकी धुंधली यादें शुरू होती थी। कुछ देर के लिए वो उस महफिल में होते हुए भी वहां नहीं थी, क्योंकि वो पीछे छूट चुके अतीत में खो गई थी। वो यादों की गली से होती हुई उस घर और उस इलाके में पहुंच गई थी जहां वो पलकर बड़ी हुई थी। हंसराज और पुरोहित बहुत पहले उनके पड़ोसी थे, इसलिए उन्हें बच्चों के रूप में साथ खेलने की धुंधली यादें थी। हालांकि जब वो 11 वर्ष की थी तब हंसराज शहर चला गया था। लेकिन भारतीय होने के नाते जहां हम मानते हैं कि आपका पहला रिश्तेदार आपका पड़ोसी है, सभी के परिवारों ने बार बार संपर्क करके अपने बंधन को जीवित रखा था और बहुत ही अच्छे पड़ोसियों की तरह रहते थे और एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख साझा किया करते थे। दूसरी ओर वह उतना नर्वस या चिंतित नहीं था, क्योंकि वर्षों के सफल व्यवसाय के बाद वह जीवन के लिए एक और सौदा तय करने के लिए तैयार था, यानी कि बंधन में बांधने के लिए तैयार था। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सौदा उसके जीवन के संतुलन को ही बिगाड़ देगा और सामान्य शांति को भंग कर देगा और उसके कठोर बाहरी रूप को भी बिखेर देगा, जो उसने जिम्मेदारियों के कारण खुद पर चढ़ाया हुआ था।
वह सबसे बड़ा भाई था और जब वह 14 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसके कंधों पर भार बढ़ गया था, जबकि उसको खेलने और पढ़ने में व्यस्त होना चाहिए था। पर पिता की मृत्यु के बाद उस पर 8 भाई बहनों के पूरे परिवार और एक मां की जिम्मेदारी थी। इससे आगे की कहानी तुरंत अगले वीडियो में। पत्र प्रेम भाग 2। वो खास दिन। परिवार की जिम्मेदारी और अन्य सांसारिक कठिनाइयों ने उसको ठंडा और बहुत हिसाब किताब रखने वाला इंसान बना दिया था। और जब बात उस पर आती थी जिसको वो बहुत प्यार करता था तो वो बहुत ही सुरक्षात्मक हो जाता था। पार्टी लगभग समाप्त होने को ही आ गई थी, लेकिन लड़की और लड़के के में कोई बातचीत नहीं हुई थी और ना ही उन दोनों ने ठीक से एक दूसरे को जी भरकर देखा ही था, क्योंकि उनके जीवन का आगे का रास्ता उनके परिवार वालों ने ही ये तय करके बनाना था कि लड़की और लड़का एक दूसरे के लिए ठीक थे कि नहीं। परिणाम स्वरूप उनके पास अपना जीवन साथी चुनने के लिए अधिक विकल्प नहीं थे। उनके पास बस एक विकल्प था कि वे अपने जीवन साथी के साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, क्योंकि इस जोड़ी का निर्णय परिवार के हाथ में ही था कि वो जीवन साथी बनेंगे या नहीं। चूंकि हर कोई सौदे पर सहमत था, इसलिए इसे मिठाइयों और बधाइयों के आदान प्रदान के साथ सेल कर दिया गया और दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया गया। उस दिन वास्तव में सगाई नहीं थी, बस एक प्रकार का रिश्ता पक्का करने का कार्यक्रम सा ही था। और उसके बाद सगाई की तारीख 1 महीने बाद थी और शादी वहां से 6 महीने बाद थी। सगाई बड़े पैमाने पर की गई थी, विशिष्ट भारतीय शैली, और इसलिए सभी के पास करने के लिए काम का भार था। पूरे समारोह को भव्य बनाने में सभी अपना कुछ न कुछ योगदान दे रहे थे और सभी के जिम्मे कोई ना कोई काम दे दिया गया था परिवारों में। लेकिन इस सब के बीच जो बात उसे ज्यादा परेशान करती थी वो यह थी कि उसके होने वाले पति ने उसके साथ एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की थी। वो सभी गतिविधियों के दौरान चुपचाप बैठा इधर उधर देखता ही रहा था, लेकिन लड़की से बात करने की कोशिश तक नहीं की थी। केवल 1 सप्ताह बचा था और वह एक बार भी उसके घर नहीं आया था, लेकिन उसका गांव और उसके शहर से 2 घंटे की दूरी पर था। तो लड़की ने सोचा कि शायद यही कारण हो सकता था कि वो सगाई से पहले मिलने नहीं आया था एक बार भी। लेकिन वो लैंडलाइन पर फोन तो कर ही सकता था, लेकिन फिर लैंडलाइन उनके घर से जुड़ी दुकान में था और अगर वो फोन सुनने जाती भी तो वहां बहुत से लोग होते थे दुकान पर और सबके सामने अपने मंगेतर से बातें करने में उसको घबराहट होती। शायद यही वजह रही होगी कि उसने फोन नहीं किया होगा। लेकिन वह उसे एक पत्र लिख सकता था। हाँ, वो अगर चिट्ठी लिखता तो चिट्ठी तो सीधी उसके घर ही आ जाती, लेकिन बंधन में बंधने का यही एकमात्र तरीका बचा था। क्या दूसरे के नजदीक आने का कोई और विकल्प था? उसके पास कितने सवाल थे और जवाब पाने के लिए वो कितनी उत्सुक थी, लेकिन अगर वह बात ही नहीं करता तो वह उनसे कैसे पूछती। लेकिन लड़की होने के नाते वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक तो समय बहुत कम बचा था और दूसरे अगर वो पहल करती तो उसकी स्थिति अजीब सी हो जाती कि लड़की होकर लड़के को पत्र लिख रही थी। उसने ऐसे कई उदाहरणों का सामना किया था जहां उसके बरमुखी और निर्भीक स्वभाव की अक्सर आलोचना की जाती थी, और इस बार वह जहां तक संभव हो कुछ भी गड़बड़ नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने धैर्य रखने का फैसला किया, कुछ ऐसा जो उसके स्वभाव के विपरीत था, लेकिन एक गुण जो वह चाहती थी जल्द ही सीख ले। वो अपनी क्षमता से अधिक धैर्यशाली बनने की कोशिश करने लगी, लेकिन यह था बहुत ही कठिन
उस युवती के लिए जो कुछ ही दिनों के बाद शादी के बंधन में बंधने जा रही थी। अंत में वो सगाई का दिन था, वो दिन जब सौदे की पहली किस्त का भुगतान किया गया, जब एक अंगूठी को दूसरी अंगूठी से बदला गया था और सौदे के भविष्य के लिए पहली किस्त के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। उन सभी के लिए ये एक बड़ा दिन था, लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो उत्साह से मर रही थी। हाँ, उत्तेजना न केवल लड़के को देखने के लिए बल्कि खासकर उससे पूछने के लिए कि उसने बात क्यों नहीं की थी, या कभी फोन क्यों नहीं किया था, या कभी गांव में मिलने को क्यों नहीं आया था। जल्द ही रस्में शुरू हो गई और वह पहली बार बहू बनकर ससुराल वाले घर जा रही थी, एक और रस्म को पूरा करने के लिए। ये बिल्कुल नया एहसास था। जिस घर में वह पहले भी आई थी वह उसे नया लग रहा था, क्योंकि अब तक वह उसके पड़ोसी का घर था, लेकिन अब वह अपने नए घर में थी, एक घर जो अब उसका घर होगा। वे रात के खाने के समय से काफी पहले शाम को लड़के के घर पहुंच गए थे। यूं तो वह पहले भी अपने होने वाले पति के घर में पड़ोसी की हैसियत से कई बार आई थी, लेकिन उस दिन उसे ऐसा लग रहा था कि वो उस घर में पहली बार आई थी। उसकी ननद ने रात के खाने से पहले उसको पूरा घर दिखाने का प्रस्ताव रखा तो वह तुरंत ही तैयार हो गई और अपनी ननद के साथ ऊपर नीचे सभी कमरों और जगहों का निरीक्षण करने लगी। उस दिन उसको सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। यह एक विशाल क्षेत्र में फैला एक साधारण 2 मंजिला घर था। दीवारें फीकी सफेद थी और किसी समय पारिवारिक चित्रों और प्राचीन शोपीस से सजी हुई थी। लिविंग रूम में एक झूमर लगा हुआ था। हालांकि ये बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये बहुत ही सुंदर था। घर बहुत आरामदायक लग रहा था और इसमें घर जैसा एहसास था। जिस आखिरी कमरे में उसे जाना था वो उसका बेडरूम था, या यूं कहें कि उसका भविष्य का बेडरूम था। वो यह देखने के लिए उत्सुक थी कि उसका पति उस कमरे में कैसे रहता था। कमरा घर के हर दूसरे कमरे की तरह था, बड़ा, विशाल और घर जैसा। कमरे के एक कोने में एक टेबल, किताबें और फाइलों वाले एक छोटे से ऑफिस में बदल दिया गया था। दूसरे कोने में एक विशाल बुकशेल्फ था जिसमें व्यापारिक रणनीतियों, प्रेरक व्यक्तित्वों और प्रबंधन पर पुस्तकें थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि कमरे के बारे में सब कुछ बहुत गंभीर था, उसकी तरह। उसके बिस्तर के बगल में एक छोटी सी मेज थी जिसमें पानी का जग और एक परिवार की तस्वीर थी। उस कमरे के रूप और सामान को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उस कमरे में रहने वाला इंसान भी गंभीर प्रकृति का था और शायद अकेला रहना ही पसंद करता था। और किताबों को देखकर यही कहा जा सकता था कि उसको पढ़ने का भी बहुत शौक था। इसके आगे की कहानी तुरंत अगले वीडियो में। पत्र प्रेम, भाग 3। होने वाले पति के घर। उसके होने वाले पति के कमरे में एक पासपोर्ट के आकार के छोटे फोटो को बड़े करीने से फोटो फ्रेम में लगाकर मेज पर रखा हुआ था। वो उस फोटो को देखकर बहुत खुश हुई। वो उसकी अपनी तस्वीर थी। इस तस्वीर का उसके होने वाले पति के मेज पर इस तरह से सजा होना बहुत कुछ कहता था और उसका बहुत मतलब था। उसके पेट में तितलियां मंडराने लगी थी। तभी कमरे में एक व्यक्ति का प्रवेश हुआ और कमरे के दरवाजे पर खड़े व्यक्ति की छाया कमरे के अंदर आई, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कमरे के अंदर आ रहा व्यक्ति उसका होने वाला पति था। जिस क्षण उसने कमरे में प्रवेश किया, उसकी बहनें कमरे से बाहर चली गई, ये जानते हुए कि भावी जोड़े को एक दूसरे को जानने और अकेले में बात करने के लिए समय चाहिए। वो कमरे से बाहर निकलने के लिए अपनी ननदों की बहुत आभारी थी कि उसे यकीन नहीं था कि वो उससे बात करने के लिए और इंतजार कर सकती थी। कार यात्रा के दौरान हालांकि वो दोनों एक साथ थे, लेकिन कार में और भी बहुत सारे लोग वहां थे, इसलिए वे वास्तव में बात नहीं कर सके थे।
आखिरकार उनके लिए बात करने का समय आ गया। वो कमरे के अंदर आया, अपनी अलमारी खोली और कुछ करने लगा, लेकिन वो बोल नहीं रहा था। वो बोली, तो तुमने अपने कमरे में मेरी फोटो लगाई हुई है? उसकी ओर देखते हुए वो बोला, हाँ, मुझे लगता है कि इसमें परिवार का हर सदस्य मौजूद है, और जब तक आप मेरी पत्नी बनने जा रही हैं तो मैंने सोचा कि मुझे आपकी फोटो वहां रखनी चाहिए, क्योंकि आप भी तो अब हमारे परिवार की सदस्य होने जा रही हो। वो फिर बोली, ओह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। वह कंधे उचकाते हुए उसकी तरफ देखकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, और फिर उसने कुछ नहीं कहा और बिस्तर के एक सिरे पर बैठ गया। वो जानती थी कि अगर वह नहीं बोलती तो वह आगे बात नहीं करेगा, लेकिन कम से कम वह बिस्तर पर बैठा था और अपना काम नहीं कर रहा था। इसलिए उसने वह सवाल पूछा जो वह पूछने के लिए मर रही थी। उसने पूछा, आपने पूरे महीने मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? वो उसकी तरफ देखकर बोला, क्षमा करें, लेकिन हम बिल्कुल पास में नहीं रहते हैं और आपके घर में लैंडलाइन नहीं है, तो मैं आपसे फोन पर बात कैसे कर सकता था? उसे यह जानकर थोड़ी राहत महसूस हुई कि उसके होने वाले पति ने कम से कम उससे बात करने के बारे में सोचा तो था। उसने कहा, लेकिन आप एक पत्र तो लिख सकते थे। ये देखकर कि वो आपका पत्र था, कोई भी इसे सीधे मुझे दे देता। वो तुरंत ही बोला, लेकिन पत्रों के माध्यम से संवाद करना इतना अव्यक्तिक है। इसमें कोई आवाज नहीं होती है, कोई भावना नहीं होती है, और पैसे की साधारण बर्बादी होती है। जैसे मुझे पता था कि 1 महीने के बाद आप वैसे भी यहाँ आने वाली हैं, इसलिए मुझे पत्र लिखने का कोई मतलब नहीं दिख रहा था। अगर आप सामने होती तो मैं आपसे बहुत सी बातें कर लेता, पर ऐसा संभव नहीं हो सका। उसने कहा, लेकिन क्या आप मुझे जानना नहीं चाहते थे या मेरे बारे में अधिक जानना नहीं चाहते थे? यद्यपि पत्रों में आवाज नहीं हो सकती है, फिर भी वे संचारक है और कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं जो मुझे खुश करे। वो कुछ सोचकर बोला, देखिए, उस बारे में हमारी अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पत्र लिखना वास्तव में प्रयास के लायक है। साथ ही हम जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अब कुछ दिन में हम एक दूसरे के साथ ही होंगे, हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए चिट्ठियों का कोई खास लाभ नहीं होगा। प्रेम, भाग 4। वो पहली चिट्ठी। जिस क्षण उसके होने वाले पति ने अपना वाक्य समाप्त किया, नीचे किसी ने उन्हें बुलाया और बातचीत अधूरी लगी। लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह पत्रों के बारे में उसकी धारणा को बदलने जा रही थी और उसे एहसास दिला देगी कि पत्र कितने महत्वपूर्ण थे। वो चाहती थी कि वो दोनों एक दूसरे से चिट्ठियों के माध्यम से बातें करें और एक दूसरे के दिल तक पहुंचने की कोशिश करें। वो वहां अपने ससुराल में 1 सप्ताह तक रही, जहां उनके पास एक दूसरे से बात करने के लिए गोपनीयता के कुछ क्षण थे, लेकिन एक दूसरे को देखने और एक दूसरे को थोड़ा बेहतर जानने के लिए बहुत सारे क्षण थे। लेकिन फिर भी हर समय एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करना संभव नहीं था। आखिरकार नहीं से कुछ बेहतर था। वो अपने घर लौट आई थी और अब वह उससे कहीं अधिक दृढ़ थी कि वो उसे पत्र लिखे। उसने उसी दिन उसे लिखने का फैसला किया जिस दिन वह घर लौटी थी। लेकिन ये कहना आसान था, करना नहीं। सबसे पहले भाई बहनों से भरे हुए एक भारतीय घर में गोपनीयता पाना एक मुश्किल काम था, जो कुछ भी नहीं समझते थे लेकिन बड़ों के काम में अपनी टांग घुसाना पसंद करते थे, और जो कुछ वे पढ़ सकते थे उसे पढ़ना पसंद करते थे। तब आप उन सभी लोगों से चिढ़ते हैं जो जानते हैं कि आप किसे पत्र लिख रहे हैं, भले ही उन्हें पता नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं। हालांकि यह वास्तव में एक चुनौती नहीं हो सकता है। वास्तव में
कभी कभी ये आपकी मदद कर सकता है। ये थोड़ा शर्मनाक हो जाता है। अपने घर में कोई एकांत कोना खोजने की उसने सैकड़ों कोशिशें की। अपने भाई बहनों को अपने पास से भगाने के 50 प्रयास किए। चिट्ठी लिखने के लिए समय निकालने के लिए 10 प्रयास किए, लेकिन कहां से लिखे और क्या लिखे, इसके लिए उसके करीब 20 प्रयास असफल रहे, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको चिट्ठी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए थी और क्या क्या लिखना चाहिए था। पर फिर एक दिन उसने लिखने का फैसला कर ही लिया और खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया। मेरे होने वाले प्रिय पति, मैं जानती हूं कि आपको चिट्ठियों के माध्यम से बातचीत करने पर यकीन नहीं है, क्योंकि चिट्ठियों में न तो आवाज होती है और न ही कोई भाव होते हैं, सिर्फ शब्द ही शब्द होते हैं। लेकिन मैं तो आपसे संवाद जारी रखने के लिए मरी जा रही हूं और आज मैं चिट्ठी लिखने से खुद को रोक नहीं पाई। अगर आपको बुरा लगा तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेती हूं। बहुत मुश्किल से आज ये लिखने का एक मौका मिला है और मैं इसको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती हूं। आपकी होने वाली पत्नी के रूप में मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप मेरे इस पत्र को पढ़कर जवाब जरूर देंगे और अपने मन की बातें मुझसे अपनी चिट्ठी के माध्यम से करेंगे। मैं जानती हूं कि मेरे लिए ही सही, लेकिन आप मेरे इस अनुरोध को ठुकराएंगे नहीं। ये मैं अच्छे से जानती हूं कि शादी के बाद हम दोनों के पास साथ बिताने के लिए पूरा जीवन होगा और हम दोनों को एक दूसरे को जानने और समझने के लिए बहुत समय भी होगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमारी शादी होने से पहले हम दोस्त बन जाएं और एक दूसरे से चिट्ठियों के माध्यम से खूब बातें कर लें, ताकि शादी के बाद का जीवन आसान हो जाए? क्योंकि एक दूसरे को चिट्ठियां लिखकर और अपने मन की बातों को एक दूसरे को बताकर हम शादी के समय अजनबी नहीं रहेंगे और हमारे बीच में अच्छी खासी समझदारी तैयार हो चुकी होगी। जहां तक मैंने आपके बारे में सुना है और देखा है, उससे मुझे तो ये तो मालूम चली गया है कि आप अपने व्यापार और काम को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और शायद हर काम को किसी व्यापारिक सौदे के रूप में लेते हैं। तो फिर आप हमारी चिट्ठियों के आदान प्रदान को भी एक व्यापारिक सौदे के रूप में ही ले लीजिए। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से व्यापार करने में अच्छा महसूस नहीं करेंगे जिसको आप अच्छे से जान चुके हो? क्या आप शादी के पहले दिन मुझे सिर्फ मेरे नाम से जानने वाले पति होना चाहेंगे? मैं चाहती हूं कि शादी के दिन तक हम एक दूसरे के बारे में इतना कुछ जान लें कि शादी की रात को हम एक दूसरे के लिए अजनबी न रहे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए एक दूसरे को लिखें और क्या पता इसके अंत में आपको संचार के बहुत अच्छे साधन के रूप में पत्र मिलने लगे। आखिर इस तरह से चिट्ठियां लिखने में हर्जी क्या है? ये तो रही चिट्ठियों की बात। पर अब मैं इस आशा में इस पत्र को आगे लिखना जारी रख रही हूं कि आप मेरे इस पत्र का जवाब जरूर देंगे। मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊंगी और बदले में मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने बारे में कुछ बताएंगे और हम दोनों को एक दूसरे की पसंद और नापसंद का भी अंदाजा हो जाएगा। क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है? और इसी तरह मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद, ताकि दुल्हन बनकर आपके घर आने के बाद मुझे सब कुछ मालूम हो और मैं तुरंत ही आपके साथ सहज हो जाऊं। अच्छा तो सुनिए, मैं अपने आस पड़ोस के लोगों से मिलजुल कर रहने वाली एक आम सी लड़की हूं, जिसको अन्य लड़कियों की तरह बातें करना पसंद है। मैं अपना काफी समय अपने पड़ोस की सहेलियों के साथ बातें करके बिताती हूँ। हम कभी कभी साथ में शहर घूमने भी जाते हैं। और हाँ, मुझे संगीत का भी बहुत शौक है। मुझे किताबें पढ़ना भी बहुत पसंद है और मैं जब किसी उपन्यास को पढ़ना शुरू करती हूँ
तो कई कई घंटे कहानी में डूबी रहती हूँ और कभी कभी तो खाना पीना भी भूल जाती हूँ। और एक बात, मुझे डांस करना भी बहुत पसंद है, पर मुझे डांस करना आता नहीं है। बस कमरा बंद करके संगीत की धुन पर अकेले में ही हाथ पांव चलाती रहती हूँ। पर इस तरह अकेले में नाचकर भी मुझे बहुत खुशी मिलती है। कभी कभी सबकी जिद के बाद मैं गा देती हूँ, पर मुझे संगीत की लय और ताल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं आता है। मुझे लगता है कि मैं बुरा गाती हूँ, पर लोग कहते हैं कि मेरी आवाज बहुत सुरीली है। लोग कहते हैं कि मैं अपनी मम्मी की तरह ही बहुत सुरीली हूँ। आपको ये आज बता देती हूँ कि मुझमें अगर कोई प्रतिभा है भी तो वो मुझे परिवार से विरासत में ही मिली है, क्योंकि मैंने गीत संगीत और डांस किसी से सीखा नहीं है। और एक बात बताती हूँ आपको, मुझे तरह तरह के खाने पकाना और छोटे छोटे बच्चों के साथ बातें करना और उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे कभी कभी बिना किसी बात पर भी गुस्सा आ जाता है और कभी कभी किसी छोटी सी बात पर भी मैं आवेग में आ जाती हूँ। मुझे अपनी इस कमी को ठीक करना होगा और अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीखना होगा। ठीक इसके विपरीत मैं खुश भी बहुत जल्दी हो जाती हूँ। मुझे किसी बच्चे की तरह ही किताबें, चॉकलेट, टॉफियां और गुलाब के फूल देकर आसानी से खुश किया जा सकता है। मुझे छोटी छोटी चीजों को पाकर ही खुशी मिल जाती है। मेरी बड़ी बड़ी कल्पनाएं या महत्वाकांक्षाएं नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मेरी गुस्से वाली कमी को कैसे ठीक किया जाएगा, लेकिन निश्चिंत रहिए, मैं स्वभाव से गुस्सैल नहीं हूं। हाँ, अगर एक बार अपना आपा खो देती हूं तो फिर मैं इतनी आसानी से शांत नहीं होती। ये तो आपने जान लिया है कि मुझे खुश करना बहुत आसान है, लेकिन एक बात बता दूं कि मेरा विश्वास हासिल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गुलाब के फूलों की शौकीन होने के कारण मैं गुलाब के कांटों को भी खूब समझती हूँ। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं कैसी लड़की हूँ, लेकिन बस ऐसी ही हूँ, मैं क्या करूं। अब आपको वो बताना चाहती हूँ जो मैंने आपके बारे में आपके घर में पिछले एक हफ्ते में देखा, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप इसके बारे में मुझे अपनी चिट्ठी में लिखकर बता देंगे। तो इस बात का मेरे लिए बहुत गहरा मतलब होगा। इस बात पर ही निर्भर करेगा कि हम एक दूसरे को जानते हैं कि नहीं। मैंने आपके घर में ये विशेष रूप से देखा कि आप बहुत कम सोते हैं, क्योंकि शायद आप हर समय ही कुछ न कुछ सोचते रहे होते हैं। लेकिन जब आप सो रहे होते हैं तो आपका घर पूरी तरह से शांत ही रहता है, लेकिन आपके जागने के बाद मैं जानती हूं कि आप अनुशासन बहुत ही पसंद करते हैं। आपके बहुत सुंदर ढंग से सजे हुए बुक शेल्फ को देखकर ही अंदाजा लग गया था कि आप अपनी चीजों को बहुत संभाल कर रखते हैं और आप अपने भाई बहनों से भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। आपके व्यवहार को देखकर ही कोई भी कह सकता है कि आप अनुशासन प्रेमी हैं। लेकिन ये बात तो फिर कहूंगी कि आपको अपने काम का जुनून है। आप अपना ज्यादातर समय व्यापार में ही बिताते हैं। वैसे तो आप अनुशासन प्रेमी हैं, लेकिन आप अपने भाई बहनों के साथ नरमी से पेश आते हैं और उनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। मुझे याद है कि आपकी बहन इस बारे में बात कर रही थी कि जब आपको पता चला कि कोई उसे धमका रहा था तो आप कितने गुस्से में थे। आपने स्कूल के प्रिंसिपल पर गुस्सा किया था। एक ऐसा उदाहरण जिसने आपके लिए मेरे मन को, सम्मान को दोगुना कर दिया है, क्योंकि आप अपने भाई बहनों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनके जरा से दुख को भी सहन नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से आप ज्यादा नहीं बोलते हैं। आप इतने चुप कैसे रहते हो? ये मेरे और आपके बारे में मेरे दृष्टिकोण है। आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। आपको शायद गुस्सा आने लगे हो कि कैसी लड़की है, बोलती तो है ही बहुत, लेकिन एक बार लिखने लगी तो लिखती चली जा रही है। पर धैर्य रखिए, क्योंकि अब इस पत्र को यही रोक रही हूं। आपके माता पिता को मेरा प्रणाम और आपके भाई बहनों को मेरा प्यार। थोड़ी दोस्ती की तलाश में आपकी होने वाली
पत्नी। इससे आगे की कहानी तुरंत अगले वीडियो में। पत्र प्रेम भाग 5, होने वाले पति का जवाब। खैर, ये कहना एक बहुत बड़ी समझ होगी कि पत्र मिलने पर वो भ्रमित हो गया था। पहला इसलिए कि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी, और दूसरा इसलिए कि उसे एक भी सुराग नहीं था कि उसमें क्या लिखा जाए। उसने पहले तो जीवन में कभी किसी लड़की को कोई चिट्ठी लिखी नहीं थी, और फिर ये तो उसकी होने वाली पत्नी को लिखना था। लेकिन उसके पत्र को पढ़ने के बाद एक बात का उसे यकीन था, वह निश्चित रूप से उसे जवाब देगा, और बहुत ही अच्छे अंदाज में देगा, उसके सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए। और हालांकि उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि वो ऐसा केवल इसलिए करेगा क्योंकि वो उसे निराश नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी होने वाली पत्नी ने पहली बार इतने प्यार से कुछ अनुरोध किया था, और फिर वो गहराई से जानता था कि वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो वास्तव में उसे और जानना चाहता था, और वो सब कुछ उसकी जिज्ञासा से भी बाहर था। लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उसकी होने वाली पत्नी ने कैसे कह दिया था कि चिट्ठियों में इंसान खुद को शामिल नहीं कर सकता है और उसके भाव नहीं होते हैं, जबकि वो इतना तो जानता था कि एक एक शब्द जो वो लिखने वाला था उसमें उसके भाव शामिल होने वाले थे। हालांकि उसकी होने वाली पत्नी को पत्र लिखने की पूरी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था, लेकिन उसके लिए ये इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि सख्त बड़े भाई होने के नाते वास्तव में उसे किसी ने परेशान नहीं करना था, और कोई उससे पूछने वाला नहीं था कि वो क्या कर रहा था या किसको चिट्ठी लिख रहा था, क्योंकि बड़ा होने के नाते घर में उसका खासा रौब था। ये जानते हुए भी कि वो जो चाहे कर सकता था उसके घर में, पर वो फिर भी असमंजस में था, क्योंकि वो काम पहली बार करने जा रहा था। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, क्या लिखे और कैसे शुरू करें। और ये उसके लिए बहुत बड़ी समस्या होती जा रही थी, क्योंकि वो तो किसी लड़की से ठीक से बात तक नहीं कर सकता था, तो फिर चिट्ठी लिखना तो बहुत दूर की बात थी। कई प्रयासों के बाद उसको खुद पर गर्व हुआ, और उसको एक सफल व्यापारिक सौदे को पूरा करने के जैसा एहसास हुआ, क्योंकि वो इसका मसौदा तैयार कर सकता था। उसने उस चिट्ठी लिखने के काम को भी व्यापारिक काम ही मान लिया और पूरी गंभीरता से लिखने बैठ गया। मेरी होने वाली प्रिय पत्नी, सबसे पहले कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा ही उम्मीद करती हैं, जैसे मुझसे वापस लिखने की उम्मीद करना, अपने बारे में लिखने की उम्मीद करना, वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि आपने मुझसे बहुत ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली हैं, पर फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अब आपको लिखने के लिए बैठ ही गया हूं, तो अब लिखकर ही छोड़ूंगा। लेकिन चूंकि मैं एक अच्छा पति बनना चाहता हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी सभी आशाओं को पूरा करूं, और आपके अनुरोध को मानकर अपने बारे में आपको कुछ बातें तो जरूर ही बता दूं इस चिट्ठी के माध्यम से। एक बात तो मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मैं उतना दिलचस्प इंसान नहीं हूं जितनी कि आप। मैं एक सामान्य आदमी हूं जो कम बोलता है और हाँ गुस्सैल है, लेकिन हमेशा नहीं। बस कभी कभी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है, लेकिन मुझे अपने गुस्से का जल्दी एहसास हो जाता है और बाद में पछतावा होता है। हालांकि मैं हमेशा अपने पछतावे को व्यक्त नहीं कर सकता, पर जब मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है तो मैं बहुत देर तक सोचता हूं कि गुस्सा न करने से भी मेरा काम हो जाता, और ऐसी हालत में मैं सिर्फ पश्चाताप ही कर सकता हूं। मैं गुस्सैल हूं, पर फिर भी मैं आसानी से क्रोधित नहीं होता हूं, और इसलिए मैं हर छोटी छोटी बात पर अपना दिमाग नहीं खोता। मेरा गुस्सा मेरे अस्तित्व में कुछ ऐसा है जिसे लोग अलग नहीं कर सकते। मुझ में कोई छिपी हुई प्रतिभा नहीं है। हालांकि मैं हारमोनिका बजा सकता हूँ, और हाँ, मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि मुझे खुश करना मुश्किल है। लेकिन एक बार जब मैं आपको अपना मान लेता हूँ
तो पीछे नहीं हटता। जब मैं किसी इंसान को दिल से अपना मान लेता हूं तो वो इंसान मुझे आसानी से खुश कर सकता है, क्योंकि उस इंसान पर मैं गुस्सा करना छोड़ देता हूं। एक बार किसी से दोस्ती हो जाने के बाद मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता हूं। मुझे लगता है कि यही कारण है कि मैं यह पत्र लिख रहा हूं। सबसे पहले आपने मेरे बारे में जो देखा उससे मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये सब सही था। आपने मेरे घर में रहकर मेरे बारे में जिस जिस चीज का अनुमान लगाया वो पूरी तरह से सच है, और मुझे इस बात पर कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। और आपके बारे में मेरी टिप्पणियों पर आते हुए मुझे लगता है कि आप बहुत खुले विचारों वाली मुखर व्यक्ति हैं। आप अक्सर वही कहती हैं जो आपके दिमाग में होता है, लेकिन हर जगह नहीं, क्योंकि आप लोगों का सम्मान करती हैं। और अगर आपको लगता है कि वे आपकी बात को पसंद नहीं करेंगे तो आप अपने आप से चुप रहती हैं। एक ऐसा गुण जो मैं चाहता हूं कि सभी में हो। आप में यह विशेषता है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। आपने लिखा है कि आप बात करना पसंद करती हैं, तो यह बात तो मैंने तभी देख ली थी जब आप हमारे घर में रहने आई थी। लेकिन मैं हैरान हूं कि इतना अधिक बोलने पर भी आपका मुंह थकता नहीं है। आप भी बच्चों से प्यार करती हैं और वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं, क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन मुझे शादी करने के लिए तंग कर रहे हैं ताकि वे आपके साथ खेल सकें। मैं यकीन कर सकता हूं कि शादी करके मेरे घर में आने के बाद आप मेरे भाई बहनों को अपने पक्ष में कर लेंगी और फिर खूब हुड़दंग करेंगी। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे जीवन में भी थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। वैसे तो आप जानती हैं कि मैं खुद बोलने और दूसरे लोगों को न बोलने देने पर यकीन रखता हूं मेरे घर में। ये माना कि आप एक हल्के दिल वाली, दिल खोलकर बातें करने वाली इंसान है, लेकिन जब आप अपने परिवार का सम्मान अर्जित करने की बात करती हैं तो आप बहुत गंभीर होती हैं, और शायद इसी विशेषता के कारण सभी आपका भी बहुत सम्मान करते हैं। उस एक सप्ताह के प्रवास के दौरान मुझे स्पष्ट रूप से याद आया कि कोई आंटी आपके परिवार के बारे में मजाक कर रही थी, जिसका आपने कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन आपकी मुट्ठी और आपकी आंखों में चमक ने आपके गुस्से को स्पष्ट रूप से दिखाया था। हालांकि किसी और ने नहीं गौर किया था कि आप गुस्से में होते हुए भी खुद पर नियंत्रण करने में सफल हो गई थी, पर मैं जानता हूं कि अगर वहां पर और लोग ना होते तो आपने तो शायद उस आंटी की धज्जियां ही उड़ा दी होती। लेकिन आप चुप रहने के लिए काफी परिपक्व थी, और आप में ये एक ऐसा गुण है जो मुझे आकर्षक लगता है। और हाँ, आपका पत्र बहुत लंबा था, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बात करती हैं। हालांकि मुझे शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं कम बोलता हूं। आप जानती हैं कि वे क्या कहते हैं ना, विपरीत आकर्षण, और मैं निश्चित रूप से आपकी ओर आकर्षित हूं। मम्मी पापा को मेरा प्रणाम और अपने भाई बहनों को प्यार देना। मित्रवत रहने की कोशिश करता हुआ आपका होने वाला पति। चिट्ठी पूरी लिखने के बाद वो खुद पर यह हैरान था कि उसने कितनी आसानी से इतना सब कुछ लिख दिया था, वो भी पहली बार चिट्ठी लिखते हुए। इससे आगे की कहानी तुरंत अगले वीडियो। पत्र प्रेम भाग 6। नया अनुभव। वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि पत्र अव्यक्तिक हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से संवाद करने में उसकी मदद की, क्योंकि वो जो कुछ भी आमने सामने नहीं कह पा रहा था, हालांकि वो चाहता था, वो आसानी से बिना किसी हिचकिचाहट के पत्रों के माध्यम से कह सकता था। चिट्ठी को बंद करते हुए ऊपर अपनी होने वाली पत्नी का नाम और पता लिखते हुए वो बहुत आनंद महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके लिए एक बहुत ही सुंदर रास्ता खुल गया था। वो मन ही मन उसकी होने वाली पत्नी की प्रशंसा भी कर रहा था, क्योंकि उसने ही वो रास्ता सुझाया था, और समय और हालात को देखते हुए वो बिल्कुल सही रास्ता था। और इस तरह दोनों के बीच चिट्ठियों का आदान प्रदान शुरू हो गया। हालांकि वो कुछ ही दिनों तक चलने वाला था, क्योंकि शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। इस तरह से वो लगभग
रोज ही एक दूसरे को एक चिट्ठी तो अवश्य ही लिखने लगे थे और दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि उनके नीरस और एक साथ जीवन में कुछ नया हो रहा था। चिट्ठियों के माध्यम से अपने होने वाले पति के जीवन के छुपे हुए पक्ष को देखकर वो बहुत ही आनंदित रहने लगी थी क्योंकि उस पक्ष की किसी और ने झलक तक भी नहीं पाई थी। चिट्ठियों से ही वो जान पाई कि उसका होने वाला पति ऊपर से गंभीर दिखता था पर उसके अंदर भी एक चंचल और हंसमुख इंसान था जिसे वो पहली इंसान थी जो महसूस कर पाई थी। दूसरी तरफ उसके होने वाले पति को ये बात मालूम चली कि वो व्यवहार से भले ही किसी बच्चे की तरह उन्मुक्त और हंसमुख हंसती खेलती सी दिखती थी पर वास्तव में वो बहुत ही परिपक्व थी और बहुत गंभीर बातें भी कर लेती थी जिनको जानने वाला वो ही पहला इंसान था। इसी तरह वे दोनों ही कुछ ही दिनों में एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान गए जो शायद बिना चिट्ठियों या बातचीत के उनकी जानकारी में नहीं आने वाला था। धीरे धीरे वो दोनों अपरिचित से दोस्त हो गए और फिर दोस्ती से आगे बढ़कर एक दूसरे की गुप्त बातों को जानने वाले सबसे अच्छे दोस्त बन गए और इस बात से दोनों कुछ ज्यादा ही खुश नजर आने लगे थे। पर उन दोनों के घर के लोगों में से किसी को भी नहीं मालूम था कि उनके बदले बदले से व्यवहार का कारण वो चिट्ठियां थी जो वो एक दूसरे को लिख रहे थे। इस दौरान उन दोनों की एक बार फिर से मुलाकात भी हुई थी और इस मुलाकात में दोनों को एक दूसरे के सामने बहुत ही सहज पाया था क्योंकि चिट्ठियों ने उन दोनों के बीच की दूरियों को बहुत कम कर दिया था और वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने लगे थे। उस मुलाकात के दौरान उन दोनों को कुछ ज्यादा ही घनिष्ठ अनुभव हुआ। दोनों को महसूस हुआ कि उनके बीच एक गहरा संबंध था। दोनों एक दूसरे के साथ सुरक्षित थे और दोनों एक दूसरे से कुछ भी कहने में जरा भी हिचकिचा नहीं रहे थे। दोनों एक दूसरे की कमियों, दोनों को दुखी करने वाली बातों, दोनों को खुश करने वाली बातों के बारे में जानते थे और दोनों को बात करने में जरा भी कठिनाई नहीं हुई थी क्योंकि चिट्ठियों के माध्यम से वो एक दूसरे से बहुत कुछ पहले ही कह चुके थे। उनके बीच में जो हिचकिचाहट, शर्म और भय था वो चिट्ठियों ने उड़ा दिया था। उस मुलाकात के बाद दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि दोनों किसी सैनिक स्कूल के छात्र थे और अपनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद घर लौट आए थे सुख की सांसें लेने के लिए। कुछ कारणों से उनकी शादी 6 महीने आगे बढ़ा दी गई लेकिन वो 6 महीने भी चिट्ठियों के आदान प्रदान ने महसूस ही नहीं होने दिए। चिट्ठियों के माध्यम से उन्होंने अपने मन के भाव, अपनी पसंद नापसंद, अपनी विशेषताएं और कमियां इत्यादि एक दूसरे तक सफलता से पहुंचा दी थी और दोनों ही बहुत संतोष में थे। फिर भी दोनों को अभी एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी था लेकिन जितना कुछ वो दोनों एक दूसरे के बारे में जान चुके थे उसने उनको यकीन दिला दिया था कि आगे जो कुछ भी आने वाला था उसका सामना करने के लिए वो तैयार और सक्षम थे। वो जानते थे कि 6 महीनों में वो प्यार के बारे में सब कुछ नहीं जान पाए थे लेकिन उन 6 महीनों ने उन दोनों को लोगों को समझना, सम्मान करना और भरोसा करना तो सिखा ही दिया था। हालांकि उन दोनों में बातें खुलकर होने लगी थी पर दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया था और फिर इस तरह से उनके रिश्ते के साम्राज्य की एक मजबूत नींव तैयार हो गई और दोनों ने जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने, एक दूसरे का वफादार रहने और एक दूसरे के लिए मर मिटने जैसी सभी कस्में भी खा ली थी। चिट्ठियों ने 6 महीने के समय को ही नहीं भर दिया था बल्कि उनकी शर्म, हिचक और भय को हमेशा के लिए पराजित कर दिया था। उन दोनों का ही यकीन था कि जिस जीवन के नए पथ पर दोनों चलने जा रहे थे उसकी आधी यात्रा तो उन्होंने उन चिट्ठियों के माध्यम से ही सरल बना ली थी। इसमें दो मत नहीं कि उनके जीवन का रास्ता आगे इतना आसान नहीं रहा था। उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आए, उन्होंने शिखर भी छुए और रसातल को भी महसूस किया, झगड़े भी हुए और कई तूफान भी आए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और एक पल के लिए भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और सभी कठिनाइयों को आसानी से पार कर गए।
लेकिन अहम बात यह थी कि उन्होंने उनके सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया। उनकी बातों ने कभी भी मर्यादा नहीं लांघी, क्योंकि वह जानते थे कि एक बार कहे गए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। उन्होंने फैसला किया था, अधिकांश जोड़ों के विपरीत, जो गुस्से में बिस्तर पर नहीं जाने का फैसला करते हैं, जबकि वे सोने से पहले हमेशा एक दूसरे के गुस्से को बाहर निकालने में सक्षम नहीं हो सकते। उन्होंने एक दूसरे को पत्रों में वादा किया कि चाहे वे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, कोई भी तर्क हो, कुछ भी हो, वे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जिन्हें कहने पर उन्हें पछताना पड़े। इसका मतलब यह था कि वे जानते थे कि गुस्से को दूर करने की कोशिश जरूरी है, लेकिन गुस्से वाले व्यक्ति को जगह देना ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब यह था कि वे जानते थे कि क्रोध कभी नहीं था और वो 2 बार सोचे बिना इस्तेमाल किए गए शब्दों का बहाना नहीं होगा। इससे आगे की कहानी तुरंत अगले वीडियो में। 7वां भाग या अंतिम भाग। उस सुबह जब वो नींद से जागी तो उसने सबसे पहले एक खाली बिस्तर, एक गुलाब और अपने पलंग के पास पड़े एक छोटे से मेज पर रखे टेबल लैंप के पास एक चिट्ठी देखी। वो उस चिट्ठी को देखकर इस तरह से उत्तेजित हुई जैसे कि एक बच्चा बहुत दिनों के बाद अपनी मनपसंद चॉकलेट को देखता है और नाचने कूदने और किलकारियां मारने लगता है। उसने जल्दी से पलंग से उतरकर अपने कपड़े ठीक किए और फिर उस पत्र को खोलकर फिर से पलंग पर बैठकर पढ़ने लगी। प्रिय सर्वश्रेष्ठ पत्नी, मैं जानता हूं कि इस पत्र को देखकर तुम हैरान हो, पर सबसे पहले वो भद्दा चेहरा बनाना बंद करो। मुझे पता है कि तुम सुंदर दिखती हो, लेकिन चेहरा मत बनाओ, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं हमेशा ही तुमसे कहा था कि तुम सबसे अच्छी हो, क्योंकि तुम हो। मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होने का अर्थ पूर्ण या दूसरों से बेहतर होना नहीं है। मेरे लिए आप सबसे अच्छे हैं, क्योंकि मेरे लिए आप जितनी अच्छी हैं उतना कोई और नहीं है, और इसलिए आप मेरे लिए सबसे अच्छी हैं। और मैं बार बार तुमसे अच्छी हो कहता रहूंगा जब तक तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर लोगी। आज से 25 साल पहले आपने आखिरकार इस मकान को हमारा घर बना लिया था। 25 साल, और आप अभी भी मुझे आश्चर्यचकित करने से नहीं चूकती। ऐसा लगता है कि आपने वास्तव में मुझ पर बहुत कुछ लुटाया है। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आप इसे पढ़ रही हैं। आपने मेरे घर को नहीं, मेरे आसपास के वातावरण को भी स्वर्ग जैसा बना दिया है, और मालूम ही नहीं चला कि 25 वर्ष कैसे बीत गए। मैं हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत आभारी हूं। मैं इस बात पर हैरान हूं कि आज भी तुम मेरे इस पत्र को उसी चाव से पढ़ रही हो जो शुरू में होता था, जबकि मैं तो हर रात ही तुमको अपनी बाहों में लेकर तुम्हारी बगल में ही इसी पलंग पर सोता आया हूं। अगर 25 वर्ष पहले मैं ये कल्पना करता कि मैं शादी के 25 वर्षों के बाद भी एक ही घर में रहते हुए भी तुमको चिट्ठी लिखूंगा, तो मैं शायद खुद को मूर्ख या पागल ही समझने लगता। लेकिन मुझे लगता है कि ये उसी जादू का कमाल है जो 25 वर्ष पहले तुमने मुझ पर किया था। वो जादू जरा भी कम नहीं हुआ है। भले हमने कितनी भी मुसीबतों का सामना किया हो। मैं जादू कहता हूं क्योंकि आपने मुझे नहीं बदला, लेकिन निश्चित रूप से मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद की। आपसे पहले मैं कभी नहीं समझ पाया था कि लोग किसी पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं कि वे अपनी सभी कमजोरियों के बारे में खुलकर बात करें। लेकिन आपने मुझे विश्वास दिलाया कि सभी लोग यहाँ आप पर हमला करने के लिए नहीं है, और कमजोर होना ठीक है, क्योंकि हर कोई कमजोर होता है। इन 25 वर्षों में मैं खुशी से कह सकता हूं कि हमने एक बड़ी साझेदारी निभाई है, क्योंकि आज मैं व्यक्तिगत रूप से या पेशेवर रूप से जहां भी खड़ा हूं वह आपके समर्थन के कारण है। जबकि मेरे पास यहां होने का दृढ़ संकल्प और सपना था, पर अगर आपने मेरे सपनों और अपने सपनों को
हमारा सपना ना बना दिया होता तो ये संभव नहीं होता। अगर मैं आपसे ऐसी चीजें सीखना शुरू करता हूं तो पत्र कभी खत्म नहीं होगा। और मैं आपको धन्यवाद भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं वास्तव में आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। और ईमानदारी से कहूं तो मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद देने में सक्षम नहीं होना चाहता, क्योंकि तब मैं तुम्हें हल्के में लूंगा और मैं वह गलती कभी नहीं करना चाहता। और यही कारण है कि मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूं, क्योंकि जीवन और समय की पंक्तियों के साथ साथ हमारे शब्दों की पंक्तियों को एक दूसरे से किसी तरह अनकहा छोड़ दिया गया था। हालांकि कभी किसी का ध्यान नहीं गया या नहीं समझा गया, लेकिन मैं समझता हूं कि अपने प्रेम के जलते हुए अंगारों और अपने साथ को कुछ ताजी हवा भी देनी चाहिए, ताकि आगे के लिए कुछ और यादें तैयार हो सकें। और बस यही सोचकर कई महीनों के बाद मैंने आपको आज ये पत्र लिखा है। तो तुम क्या कहती हो मेरी प्यारी पत्नी? अपने सुपर कूल रोमांटिक अच्छे दिखने वाले पति के साथ कुछ अकेले समय बिताना चाहती है क्या आप? आज शाम 7 बजे तक तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। हो सकता है कि मैंने आपको शादी से पहले एक सच्चे सज्जन की तरह प्यार ना किया हो, लेकिन हमारे पास शादी के बाद वाला प्यार तो है ही है ना। और फिर हमारे पास एक दूसरे के लिए हमारी प्यार भरी चिट्ठियों का कभी ना अंत होने वाला सुखद अनुभूति कराने वाला और जीवन को फिर से नए रस से भर देने वाला एक जादू भी तो है। बहुत प्यार से आपका पति। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।